हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से एक नई पीवाईक्यू सेशन में। आज के लिए फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जुलाई के 2024 के पेपर सेकंड के पीवाईक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू अपने। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपकरण सहकर्मिक और अतुल्य ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? कि ऐसा कौन सा इसमें से प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन शिक्षण के अवसरों की उपलब्धता देता है? पहला है आपका पाठ्यपुस्तक तो ऑनलाइन में नहीं आएंगी। रेल यात्रा टिकट ये भी ऑनलाइन में नहीं आती। टेलीविज़न और पैडलेट, देखिए टेलीविज़न और पैडलेट में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा पैडलेट। पैडलेट एक ऐसी ऐप है जो आपको आपके टीचिंग से रिलेटेड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, और वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग से। टेलीविज़न का नहीं आएगा, आपका आएगा फोर्थ आंसर, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आंकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? तो पहला क्वेश्चन है प्रदत्त कार्य, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है परियोजना, और चौथा है कक्षा प्रस्तुतिकरण। इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट आंसर? तो इसमें आपका आंसर देखिए, पहले एक पर ऑप्शन देख लेते हैं। इससे नहीं के बारे में पूछा, तो आप सबसे पहले नहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा उपकरण नहीं है रचनात्मक आंकलन का। अब रचनात्मक आंकलन क्या है? रचनात्मक आंकलन एक ऐसा इवेल्युएशन है जो आपको सोचने समझने की क्षमता देता है और आपके कौशल को इम्प्रूव करता है, जिसमें आप बातों को रटते नहीं हो, आप चीज़ों को समझते हो। तो उसके लिए ना बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ग्रुप एक्टिविटी हो गई, कोई रोल प्ले हो गया, या कोई पोस्टर बनवाना हो गया, या अपने एक्सपीरियंस को साझा करना हो गया। ठीक है, तो इनमें सब देख लीजिए कौन सा नहीं है। प्रदत्त कार्य होता है, अब कोई प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, क्लास प्रेजेंटेशन भी होती है, लिखित परीक्षा इसमें नहीं होती। तो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? जो डेली रूटीन में जो हम टीचिंग मटेरियल यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट है वास्तविक वस्तुएं, रियलिया, सेकंड है भाषा खेल, थर्ड है शिक्षण सामग्री, और फोर्थ है पाठ्य सामग्री। तो समझिएगा कि आंसर क्या होगा, तो सबका आंसर राइट मिलेगा। फर्स्ट है वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। जो डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज होती हैं, सामग्री जो उपकरण यूज़ करते हैं उन्हें हम रियलिया ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किससे सम्मानित करने के लिए कहती है? पहला ऑप्शन है बहुभाषा को, दूसरा एक भाषिक शिक्षा, तीसरा हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, और फोर्थ है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। तो जो हमारा त्रिभाषा फॉर्मूला है वो सबसे पहले हमारी मातृभाषा, फिर हमारी एक टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी टारगेट लैंग्वेज। तो सबसे पहले मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, क्योंकि अगर हमें अपनी मातृभाषा अच्छे से आती होगी तभी हम दूसरी भाषाओं को इजीली सीख पाएंगे। तो फोर्थ आंसर हुआ आपका राइट आंसर। अगला है, शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है? टॉप डाउन समझ गए होंगे आपकी, टॉप से डाउन की तरफ आना, ऊपर से नीचे की तरफ आना। जब भी हम टॉप डाउन की बात करेंगे ना, उसमें कभी भी हम अर्थ समझने की बात नहीं करते, क्योंकि हम मीनिंग को कभी नहीं समझते। इतना अर्थ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। पहला है, सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है। टॉप डाउन अप्रोच में नहीं वाला ऑप्शन हमने कट करना है, नहीं वाला नेगेटिव पॉइंट वाला। सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल। अगर टॉप पर है ना हम, तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज पक्का होगी, पूर्व ज्ञान हमें पक्का होगा। सुनने वाला जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते, बिल्कुल। जो सुनने वाला होगा ना, जो सुनना चाहता है, अनुमान भी लगाएगा, अनुमान लगाना। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जो सुनने वाला होगा, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, उस नॉलेज से वो अपने ज्ञान का यूज़ करेंगे। फोर्थ है, सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। अर्थ सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में हो गया आवश्यकता। तो आपका आंसर फोर्थ हुआ राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप देख लीजिए, 1 जनवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी, 13 अप्रैल। तो ये पीछे हाल ही में बनाया गया था, जब आपका एग्जाम हुआ सीटेट का, उसके आसपास ही बनाया गया था। तो 21 फरवरी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहोगे, जो आपका मित्र भी है। तो लेटर की बात हो रही है ईमेल में। ईमेल लिखोगे अपने मित्र को, तो किस तरह की बात करोगे अपने मित्र से? आप हमेशा अनौपचारिक बात करते हो, ठीक है, इनफॉर्मल। पहला ऑप्शन ही राइट है, अनौपचारिक। दूसरा औपचारिक भी नहीं आएगा, व्यापार संबंधी कोई बात नहीं कर रहे, लिखा पढ़ी कोरस्पोंडेंस भी पत्र व्यवहार आप नहीं कर रहे हो। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हुआ। अगला है, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आंकलन क्या कहलाता है? पहला है अधिगम के लिए आंकलन, दूसरा है अधिगम का आंकलन, तीसरा है अधिगम में आंकलन, और
जो आपका चौथा है, फोर्थ है अधिगम के रूप में आकलन, कि विद्यार्थियों में अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए के दौरान, पहले देखो की पॉइंट आपको आंसर में क्वेश्चन में ही मिल गया कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान। अब के दौरान आकलन कहाँ होगा आपका, के दौरान होगा आपका अधिगम के लिए आकलन, यानी कि आपने लर्निंग के लिए आकलन किया, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ये मैंने आपको एक किसी क्लास में करवाए हैं, एक बार फिर से मैं करवा दूंगी बाद में जब हम पेडागोजी की जो क्लास कर रहे हैं तो उसमें भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो अधिगम के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, ठीक है, उसने रिकॉर्डिंग सुना दी। उसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा कि विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाए। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को किस योग्य बनाना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुना दी, कोई ऑडियो एड था, उस ऑडियो एड से कहा कि अब उन की पॉइंट्स को लिखो कि क्या सही है। पहला, स्वास्थ्य पर पाठ का स्मरण करें, विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, स्वास्थ्य और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए। तो बताइए इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, राइट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। ये वैसे तो इसका आंसर होता है थर्ड राइट, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए। कंठस्थ हमने नहीं करवाना, रोड लर्निंग हमने नहीं करवानी, श्रवण तो हमने करवा ही दिया, लेकिन मेन मकसद क्या हुआ, विद्यार्थियों कार्य में संलग्न करना भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होता है, बट आंसर की में आपके दो आंसर इसका राइट दिया गया, थोड़ा सा डाउट में है, मुझे भी नहीं पता कि आंसर की में दो आंसर क्यों दिया गया। थर्ड आंसर इसका राइट आंसर है मेरी तरफ से, तो ठीक है। एक बार आप भी चेक कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है। मान लीजिए आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हो, लैंग्वेज में गलतियां बच्चा करता है, मिस्टेक कर रहा है, तो उसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। अवरोध नेगेटिव सेंस में है। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं, बिल्कुल ठीक है। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू हैं, बिल्कुल ठीक है। गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती, बिल्कुल करती हैं। तो अवरोध पैदा नहीं करती, बल्कि बच्चा जितना गलतियां करेगा गलतियों से तो ही सीखता है। तो यह इसमें पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉजिटिव सेंस में आना चाहिए था, ये नेगेटिव में कर दिया इन्होंने, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है। खुले अंत वाले प्रश्न वाले कक्षा कई प्रदत्त कार्य है जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों के प्रति तत्वों को मिलना, ये नहीं हो सकता। थर्ड है, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधियाँ। फोर्थ है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा सामग्री। तो रचनात्मक आंकलन क्या होता है, रचनात्मक आंकलन मतलब ये है कि आप कोई नई नई क्रिएटिविटी करते हो, कुछ नई चीज़ को सीखते हो, समझने की आपकी क्षमता अच्छी है, आप अच्छे से अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, रट कर चीज़ों को नहीं कर रहे हो। तो जो खुले अंत वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर बच्चे अच्छे से क्रिएटिविटी कर पाएंगे, रचनात्मक काम कर पाएंगे, तो अपने उत्तर अलग अलग तरह के आंसर देंगे, तो वही रचनात्मक कार्य है, ठीक है। तो आपका पहला आंसर राइट हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है, कि गलतियां ये बताती हैं कि जितनी गलतियां करेगा बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। तो यह किसके द्वारा अनुशंसित है, पहला व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन है आपका संज्ञानवादी, और थर्ड है मानवतावादी, और फोर्थ है विश्लेषणात्मक। तो इन्वायरमेंट ऐसा मिला बच्चे को कि गलतियों से बच्चा सीख रहा है, तो इन्वायरमेंट की बात हमेशा व्यवहारवादी करता है। तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है, क्योंकि आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड दिया गया है, संज्ञानवादी। तो पता नहीं क्यों दिया गया है, तो आप एक बार चेक कर लेना। वैसे तो व्यवहारवादी आंसर होगा, लेकिन फिर भी संज्ञानवादी ने किस पर्पज़ से बोला वो समझ नहीं आया मुझे भी, ठीक है। तो एक बार आप इस आंसर को आप भी चेक करोगे और फिर मुझे आप बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, पठन वैकल्य डिस्कैल्किया पठन विकार है, बिल्कुल ठीक है। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट हैं। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया पठन विकार, ये गलत लिख दिया इसने। पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया लेखन विकार, ये भी गलत लिख दिया। तो आपके ए और बी दोनों राइट हैं, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं क्लास के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालना कर रही है। बच्चों को 7वीं क्लास के बच्चे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रही है, कुछ उनको दिखा रही है और दिखाकर खेल खेल में भाषा को सिखा रही है।
तो रीता किस सिद्धांत का अनुपालना कर रही है? अब किसी चीज़ का यूज़ करके, उपकरण का यूज़ करके बच्चे को खेल खिला रही है, भाषा सिखा रही है। वैसे तो यहाँ बच्चों को वो मोटिवेट कर रही है ना, इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, रुचि क्रिएट कर रही है, मोटिवेट कर रही है। क्योंकि जब भी हम किसी भी उपकरण का यूज़ करेंगे, उस उपकरण से हम अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी बच्चा मोटिवेट होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसमें, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। हो सकता था जीवन से संबंधित सिद्धांत फोर्थ वाला भी, लेकिन सही क्या है कि हमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, वो जीवन से संबंधित सिद्धांत नहीं है, रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु हैं और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं? पहला है फंतासी, दूसरा है जंतु कथा फेबल, थर्ड है विज्ञान फिक्शन और फोर्थ है यात्रा वृत्तांत। तो सबको ही पता है इसका आंसर। इसका आंसर सेकंड हुआ राइट, फेबल, जहाँ पर जीव जंतुओं की कथाएं और कहानियाँ दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन यही थे। एक पेपर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया था कल में, और थोड़े से क्वेश्चन बचे कल, और ये पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।